हेलो दोस्तों, आज हम आपका अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता, पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति तथा बहुप्रभाविता पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को समझेंगे। तो चलिए लिंग निर्धारण से शुरू करते हैं। अब लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करना है। अब दोस्तों, कुछ जीव जैसे कि ये कछुआ लिंग निर्धारण के लिए पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान पर। और कुछ में तो जैसे कि मनुष्यों में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। तो अब हम गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण को समझेंगे। इस प्रकार को कहीं ना कहीं हैंकिंग ने 1891 में खोजा था, जब वे कुछ कीटों जैसे कि जुगनू पर काम कर रहे थे। अगर आप जुगनू को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। उन्होंने शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान एक विशिष्ट संरचना देखी और देखा कि 50% शुक्राणु में ये संरचना थी। इसको उन्होंने नाम दिया एक्स काय। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों के कार्यों से पता चला कि ये एक्स काय वास्तव में एक क्रोमोसोम है, इसलिए इसका नाम एक्स क्रोमोसोम रख दिया गया था। फिर बाद में वाई क्रोमोसोम की भी खोज हुई थी, जिसे कि स्टीवंस ने 1902 में खोजा था। विल्सन और स्टीवंस द्वारा एक्स और वाई क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण के कुछ प्रकार हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं नर हेट्रोगैमेटी, और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं मादा हेट्रोगेमेटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम नर हेट्रोगेमेटी को समझेंगे। इसमें नर दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करता है, जिसके आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, जिसमें हम समझेंगे एक्सओ टाइप, जो कि टिड्डे में होता है। यहाँ पर मैंने नर को दिखाया हुआ है, नर टिड्डे को, जिसको मैंने दिखाया है बड़े ए प्लस एक्स ओ। यहाँ पर जो बड़ा ए बड़ा है, ये ऑटोसोम को दर्शा रहा है, जो कि लिंग क्रोमोसोम नहीं होते हैं, और इनके बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है, जो एक्स से मैंने दिखाया हुआ है जिसको, वो लिंग क्रोमोसोम है। और जो ओ है यहाँ पर, इधर वो कोई क्रोमोसोम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मादा में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है नर से, तो नर में एक कम होता है, उसको हम ओ से दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं मादा टिड्डे को दिखा देता हूँ, जो कि दिखाया है मैंने बड़े ए प्लस बड़ा एक्स। तो अब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से युग्मक को उत्पन्न करेंगे। अब नर हेट्रोगैमेटी है, तो यहाँ पर जो नर है वो दो प्रकार के गैमेट को उत्पन्न करेगा, यानी कि युग्मकों को। तो जो पहला है वो है ए प्लस एक्स, और जो दूसरा है वो है ए प्लस ओ। और मादा यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमेट यानी कि युग्मक को उत्पन्न करेगी, जो कि है ए प्लस एक्स। तो अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं पनेट वर्ग बना देता हूँ। यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख देता हूँ। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा ए प्लस एक्स एक्स। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा ए प्लस एक्स ओ। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा ए प्लस एक्स एक्स। और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा ए प्लस एक्स ओ। तो अगर आप यहाँ पर परिणाम को देखें, तो जो संतति नर से एक्स क्रोमोसोम को लेगी, वो मादा टिड्डे में बदलेगी, जिसकी यहाँ पर 50% संभावना है। और जो संतति
ओ को लेगी नर से, यानी कि जो क्रोमोसोम नहीं ले पाएंगी वो नर में बदल जाएंगी, जिसकी यहाँ पर भी 50% संभावना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नर है वो संतति का लिंग निर्धारण कर रहा है, इसीलिए हम इसे नर हेट्रोगैमेटी कहते हैं। आइए अब मानव में लिंग निर्धारण को समझते हैं, जो कि होता है XY टाइप का। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि मानव में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। तो नर के पास XY क्रोमोसोम होता है और मादा के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अब दोस्तों हम इनका भी क्रॉस करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन क्रोमोसोम्स को, और इनके अब हम युग्मकों को देखेंगे। तो जो नर है वो X और Y वाला युग्मक बनाएगा, और जो मादा है वो एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगी जो कि है X का। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख देता हूँ। चलिए अब इसका क्रॉस करवा देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XX, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XY, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XX, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XY। तो अगर हम इसका परिणाम देखें तो यहाँ पर 50% संभावना है कि संतति मादा होगी और 50% संभावना है कि संतति नर होगी। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि अगर अंडाणु X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से संकलित होता है तो वो मादा संतति बनाएगा, और अगर अंडाणु Y क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो वह नर संतति बनाएगा। तो यहाँ पर भी लिंग निर्धारण नर कर रहा है। तो ये भी नर हेट्रोगैमेटी का एक प्रकार है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मादा हेट्रोगैमेटी को समझते हैं। इसमें मादा दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करती है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे, जिसमें कि हम ZW टाइप का क्रॉस करवाएंगे। ये पक्षियों में होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि नर के पास ZZ वाले क्रोमोसोम हैं और मादा के पास ZW वाले सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग क्रोमोसोम है। तो अब हम इसका क्रॉस करा देंगे, तो यहाँ पर मैं नर को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा को लिख देता हूँ। अब जो नर है यहाँ पर वो एक ही प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगा जो कि है A+Z टाइप का, और जो मादा है वो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगी जो कि है A+Z और A+W। अब हम इसका भी क्रॉस करवा देंगे, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर पनेट वर्क बनाऊंगा। यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख दूंगा। अब हम इसका क्रॉस करवा देंगे, तो जो पहले क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZZ, इस क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZZ, इस क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZW, और इस क्रॉस से भी हमको AA+ZW मिलेगा। तो अगर आप इसका परिणाम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मादा संतति उत्पन्न होने की संभावना 50% है और नर संतति होने की भी संभावना 50% है। लेकिन यहाँ पर जो मादा है वो लिंग निर्धारण कहीं ना कहीं कर रही है, तो इसलिए इसको हम मादा हेट्रोगैमेटी कहते हैं। आइए दोस्तों अब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये जो रानी तथा श्रमिक मधुमक्खी है, ये मादा मधुमक्खी होती है और इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये निषेचित अंड से पैदा होते हैं। और दूसरी ओर नर ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी, इसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि आधे क्रोमोसोम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये अनिषेचित अंड से पैदा होते हैं। यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को समझते हैं। अब दोस्तों आपने ये फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें क्या होता है
कि हीरो के पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं उत्परिवर्तन की मदद से, लेकिन उत्परिवर्तन इतना अच्छा नहीं होता है। इसके कई सारे खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं, जिसमें कि मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन आखिरकार होता क्या है। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अब दोस्तों डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं और इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि ए बेस टी से जुड़ता है और जी बेस सी बेस से जुड़ता है, और अगर इनका पैटर्न चेंज हो जाए तब उत्परिवर्तन हो जाता है। अब हम उत्परिवर्तन होने के कुछ कारणों को समझेंगे, जैसे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हो सकता है और ये कुछ रसायनों की मदद से भी हो सकता है और ये विकिरणों से भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें उत्परिवर्तन कर रही हैं, तो इन चीजों को हम कहते हैं उत्परिवर्तजन, यानी कि म्यूटाजन। अब ये काम कैसे करते हैं तो आइए उसको अब जान लेते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है उसमें अगर कुछ बदलाव ला दिए गए तो उससे उत्परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस डीएनए से बनने वाला प्रोटीन भी उत्परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से अलग ही फिनोटाइप बन जाएगा किसी व्यक्ति का, जो कि अच्छा नहीं होगा। आइए दोस्तों अब म्यूटेशन के प्रकारों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। इसमें एक बेस पेयर के बदलने से उत्परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पर ये एक डीएनए है और यहाँ पर मान लीजिए कि ए टी बेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी वजह से अगर ए को जी बेस के साथ जोड़ दे तो वह उत्परिवर्तन कर देगा, और इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका अगला प्रकार है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यह ओरिजिनल सीक्वेंस है, यानी कि एक अनुक्रम है एक डीएनए का, और अगर हम इसमें एक बेस को ऐड कर दें या इसमें एक बेस को हम डाल दें तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंसर्शन। और दोस्तों फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का एक और प्रकार है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए ये एक ओरिजिनल अनुक्रम है, और अगर हम इसमें से एक बेस को डिलीट यानी कि उसको हम निकाल देते हैं तो भी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिलीशन। म्यूटेशन में आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही याद रखना है। इस वीडियो में हमने सीखा लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आनुवंशिक विकारों को समझेंगे। धन्यवाद।